हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के तीसरे चैप्टर की, जिसका नाम है भूकंपीय अभिकल्पन, यानी अर्थक्वेक रेजिस्ट डिजाइन करना है आपको। मतलब भूकंप रोधी अभिकल्पन होगा दोस्तों, यहाँ रोधी वर्ड जोड़ लेना आप। तो भूकंप रोधी अभिकल्पन से रिलेटिव 3 ही क्वेश्चन बनते हैं केवल, जिनमें कि सबसे पहला क्वेश्चन है भूकंप रोधी अभिकल्पन को समझाइए। मतलब आपको इसमें बताना है कि भूकंप रोधी, भूकंप रोकने के लिए आप स्ट्रक्चर का, किसी भी संरचना का जो डिजाइन करते हैं, अभिकल्पन करते हैं, वो समझाना है आपको। और भवनों के भूकंप रोधी अभिकल्पन का फालसा क्या होता है ये बताना है आपको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसमें तन्यता बतानी है, डक्टाइल डिटेलिंग बतानी है कि भवनों पर, इसके भूकंपीय आचरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। और तीसरा आपसे स्पेक्ट्रम की अवधारणा पूछी है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत जल्दी कवर करते हैं 15 से 20 मिनट में इसको, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों इंपोर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर की, ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि आपका ये फालसा वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पर। तो फालसा वर्ड का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर क्या, भूकंप रोधी अभिकल्पन तत्व का ज्ञान। मतलब कि आप किसी भी संरचना का ऐसा डिजाइन कर रहे हैं जो भूकंप को रोक सके, तो इसका ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, फलसफा कहलाता है। क्या कहलाता है, फलसफा कहलाता है। तो ये फलसफा वर्ड याद रहेगा आपको। अब बात करते हैं किसकी, हम अपने टॉपिक की, कि भूकंप रोधी अभिकल्पन होता क्या है। तो भूकंप रोधी अभिकल्पन से आपको शब्द से ही समझ में आ रहा है क्या, कि हम किसी भी स्ट्रक्चर का ऐसा डिजाइन करेंगे जो भूकंप को रोक सके। तो इसी के बारे में यहाँ लिखा, आप ध्यान से समझ सकते हैं। भूकंपीय तीव्रता का अनुमान भूकंप आने से पहले लगाना संभव नहीं है। भूकंपीय झटके बहुत तीव्र होते हैं, इन झटकों से संरचनाओं को पूर्णतः सुरक्षित रख पाना असंभव है। यदि किसी भवन का विकल्पन पूर्ण रूप से भूकंप रोधी किया गया हो तो भवन की लागत बहुत अधिक हो जाएगी और भवन की आकृति भी आकर्षक नहीं होगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भवन एवं अन्य संरचनाएं इस प्रकार अभिकल्पित की जाती हैं कि भूकंप के समय इन संरचनाओं में कम से कम क्षति हो और क्षति की मरम्मत भी की जा सके। साथ ही साथ भवन की लागत भी बहुत अधिक ना हो पाए। मतलब सीधा सीधा समझ लेना दोस्तों आप क्या, कि हम किसी भी बिल्डिंग को इस तरह डिजाइन करेंगे कि भूकंप से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो, ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से भी सही रहे, समझ पा रहे हैं। मरम्मत की जाए उसकी, तो मरम्मत भी आसानी से कर सके, इतनी क्षति हो। मतलब सीधे सीधी बात है दोस्तों इसकी, भूकंप रोधी अभिकल्पन की, कि हम किसी भी संरचना का ऐसा डिजाइन करना, किसी भी संरचना का ऐसा डिजाइन करना जो कि भूकंप को रोक सके, उसे भूकंप रोधी अभिकल्पन कहते हैं। इतना समझ आया यहाँ तक, ये डेफिनेशन थी, आपको क्लियर हो गई होगी अब, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए, भूकंप रोधी अभिकल्पन का तत्व ज्ञान निम्न प्रकार से व्यक्त किया गया है। जो फलसफा था आपका, वो किस तरह व्यक्त किया गया, कुछ पॉइंट है आपको, ये पॉइंट याद रखने हैं, जिनमें कि सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, अक्सर आने वाले क्षीण भूकंप के दौरान भवन के मुख्य अंग जिन पर क्षैतिज एवं ऊर्ध्व बल आते हैं क्षतिग्रस्त नहीं होने चाहिए। मतलब हम इस तरह से डिजाइन करेंगे किसी भी बिल्डिंग को, क्या कि उसके ऊपर जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर बल आते हैं वो क्षतिग्रस्त नहीं होने चाहिए। भवन के वे अंग जिन पर भार नहीं आता है उस स्थिति तक क्षतिग्रस्त हो सकते हैं जिससे उनकी मरम्मत संभव हो। यानी कि जब लोड नहीं आएगा, उसके ऊपर कोई भी लोड नहीं आ रहा है, तो उस केस में ये क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। लेकिन क्षतिग्रस्त भी कैसे होंगे, इतने होने चाहिए कि इनकी मरम्मत करा सको आसानी से, ठीक है। इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए क्षतिग्रस्त कि पूरी की पूरी स्ट्रक्चर ही खराब हो जाए। इसलिए इस तरह डिजाइन करना है आपको कि स्ट्रक्चर आपकी सुरक्षित बची रहे भूकंप आने पर भी। दूसरा पॉइंट क्या आपका इसमें, मध्यम स्तर के भूकंप की स्थिति में भवनों के मुख्य उपांगों में मरम्मत योग्य क्षति आ सकती है, जबकि अन्य अंगों की क्षति मरम्मत योग्य नहीं होती, उसे भूकंप के बाद नए सिरे से बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर यह पॉइंट बिल्कुल सेम ही रिपीट किया है इन्होंने, सिर्फ इतना याद रखेंगे इसमें क्या, कि जो मध्य स्तर के भूकंप की स्थिति होती है, मतलब पहला तो क्षीण था, क्षीण मतलब जब आपका भूकंप बहुत कम आता है, तो उस केस में क्या करना है आपको, नॉर्मल सी बिल्डिंग को डिजाइन करना है कि भूकंप से बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त भी ना हो वो, और आपका काम भी आसानी से चल जाए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा खर्चा भी ना आए। दूसरा पॉइंट क्या है, अब क्षीण के बाद कैसा भूकंप आ गया आपका, अब भूकंप की स्थिति थोड़ी सी मध्यम स्तर की हो गई, मध्यम मतलब क्षीण से थोड़ा अधिक हो गया। अब मध्यम स्तर के भूकंप की स्थिति में क्या होगा, भवनों के मुख्य उपांगों में मरम्मत योग्य क्षति आ सकती है, लेकिन पूरी तरह फेल वो भी नहीं होगा, ठीक है, जबकि अन्य उपांगों की क्षति मरम्मत योग्य नहीं होती। मतलब दोस्तों कहने का ये है, जो आपके मुख्य मेंबर होते हैं, मेन मेंबर होते हैं जो, ठीक है, उनमें तो थोड़ी बहुत क्षति आ सकती है, लेकिन जो छोटे मोटे अंग होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के, उनमें मरम्मत योग्य क्षति नहीं आती, बल्कि वो पूरे के पूरे खराब हो जाते हैं और आपको भूकंप के बाद नए सिरे से बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, तीसरा पॉइंट देख लीजिए ध्यान से। तीसरा पॉइंट है दोस्तों आपका यहाँ पर,
तीव्र भूकंप की स्थिति में, पहला हो गया छीड़, समझ आ रहा, पहला कैसा था, छीड़ था, दूसरा हो गया मध्यम स्तर, अब तीसरा कैसा आ गया आपका, अब तीव्र भूकंप की स्थिति आ गई। तो तीव्र भूकंप की स्थिति में भवन के मुख्य अंग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उनकी मरम्मत भी संभव नहीं होती, लेकिन भवन धराशायी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या तीन ही मेन चीज़ें, यहाँ पर 3 पॉइंट से क्या क्या, जब छीड़ भूकंप आएगा तो छीड़ भूकंप के केस में आपकी नॉर्मल स्ट्रक्चर बची रहेगी, केवल आपको करना क्या है, केवल इतनी ही क्षति होनी चाहिए कि उसकी मरम्मत करा सकें, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, मध्यम स्तर था, तो मध्यम स्तर में क्या हो गया आपका, मध्यम स्तर में जो मुख्य उपांग होंगे ना, मेन मेंबर, वो तो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जो छोटे मोटे मेंबर होते हैं वो क्या होंगे, वो फेल हो जाएंगे, उनको आपको भूकंप चले जाने के बाद दोबारा से बनाना होता है नए सिरे से। अब तीव्र भूकंप क्या, तीव्र मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का भूकंप, तो ये सब कुछ तहस नहस कर देगा, इसके लिए आपको बिल्डिंग को दोबारा ही बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये इतना समझ आया आपको दोस्तों। तो ये क्या था आपका, ये थे आपके भूकंप रोधी डिजाइन। भूकंप रोधी डिजाइन का मतलब जब भूकंप आए तो आपकी बिल्डिंग पर कोई विशेष प्रभाव ना पड़े। यहाँ पर 2-4 लाइनें आप पढ़ कर देख लेना खुद से। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, तन्यता का भवनों के भूकंपीय आचरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखो। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो डक्टाइल डिटेलिंग आपसे पूछ सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एक मटेरियल होता है आपका डक्टाइल, दूसरा होता है ब्रिटिल। तो ब्रिटिल और डक्टाइल में अंतर क्या है, यही समझ लेंगे आप। तो डक्टाइल तो वो होता है दोस्तों, अगर ये टूटने की स्थिति में आता है, मतलब ये छड़ है कोई, आपने इस पर बल लगाया, बल लगाने से क्या होगा, इसकी लंबाई बढ़ेगी। तो ऐसा मटेरियल जिसमें बल लगाने पर उसकी लंबाई बढ़ते जाए, बढ़ते 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 एक ऐसी लिमिट आएगी जब ये क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति जबकि किसी भी पदार्थ पर बल लगाने पर उसकी लंबाई बढ़ने के बाद टूटता है तो वो तो डक्टाइल हो गया। और अगर कोई मटेरियल बिना लंबाई बढ़े डायरेक्ट ही टूट जाता है तो वो हो गया ब्रिटिल। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर मैं स्टील की बात करूँ तो स्टील डक्टाइल होती है, उसकी लंबाई कुछ बढ़ जाती है बल लगाने पर। लेकिन वहीं मैं बात करूँ कांच की या फिर शीशा की, तो आपको पता है शीशा पर बल लगाएंगे तुरंत टूट जाएगा, वो उसकी लंबाई नहीं बढ़ती है। तो शीशा क्या हो गया, डक्टाइल ब्रिटिल हो गया, और आपका जो होता है स्टील वो क्या हो गया, डक्टाइल हो गया। समझ आ रहा है। अब इसी की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखकर आपको पढ़ना है, ध्यान से देखना, आप समझ में आ जाएगा आसानी से। तो इसमें लिखा क्या आंसर, बहुत आसान आंसर है, सिंपली समझ लेंगे आप, आरसीसी की तरह से है, ध्यान से देखना। तनन बलों के कारण जब कोई भी पदार्थ टूटने से पूर्व क्या करता है, स्थायी खिंचाव को सहन कर लेता है या फिर ले सकता है, तो इस गुण को हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। मतलब किसी मटेरियल पर आपने बल लगाया तो वो डायरेक्ट ना टूट करके क्या होगा, पहले उसको सह लेगा, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, ठीक है। और लंबाई बढ़ते बढ़ते कंडीशन ऐसी आएगी फिर वो टूट ही जाएगा लास्ट में। लेकिन टूटने से पहले यहाँ क्या हो रहा है, लंबाई बढ़ रही है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे लिखा हुआ है क्या, वह पदार्थ तन्य कहलाता है। यहाँ हो गया जो पदार्थ खिंचाव पड़ने पर आकस्मिक टूट जाते हैं वो तो ब्रिटिल होते हैं। आकस्मिक का मतलब दोस्तों जो अचानक से टूट जाते हैं, जैसे आपने बल लगाया और वो अकस्मात ही टूट गए, तो इन्हें क्या बोलते हैं ना, भंगुर कहते हैं, ब्रिटिल कहते हैं। मैंने अभी आपको पीछे बता दिया है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, तन्य पदार्थों से निर्मित भवन भूकंप से कम क्षतिग्रस्त होते हैं। क्यों कम क्षतिग्रस्त होते हैं, क्योंकि जो आपके डक्टाइल मटेरियल होते हैं दोस्तों, ये टूटने से पहले वार्निंग देते हैं, इनकी लंबाई बढ़ती है। जबकि अगर कोई ब्रिटिल है, भंगुर है, तो भंगुर पदार्थों से खड़ी की गई संरचना अकस्मात टूट जाती है। जैसे अगर आप ईंट पत्थर या कांच की कोई संरचना बनाते हैं तो ये आसानी से डायरेक्ट भी टूट सकती है। वहीं अगर आप आरसीसी का सेक्शन बनाते हैं तो आरसीसी में जो आर होता है, रेइंफोर्समेंट होता है, जो स्टील होता है, वो क्या करेगा, ये इसके वो क्या करता है दोस्तों, ये डक्टिलिटी शो करेगा, ठीक है। तो डक्टिलिटी की वजह से क्या होगा, जब इस पर लोड आएगा तो टूटने से पहले क्या करेगा, इसकी लंबाई कुछ बढ़ेगी, ये वार्निंग दे देगा पहले ही, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है क्या, कंक्रीट में, देखिए यहाँ लिखा है क्या, भंगुर है और इस्पात कैसा है, देखो ये तीनों मटेरियल कैसे थे आपके, भंगुर थे, और इस्पात कैसा, तन्य होता है। इस्पात कंक्रीट की प्रबलन के रूप में डालने पर इसे पर्याप्त तन्यता प्रदान करता है। समझ पा रहे हैं आप। आगे देखिए, भूकंप प्रतिरोधी भवन पर्याप्त तन्य होना चाहिए। ये आपकी प्रॉपर्टी अच्छी होती है डक्टाइल, इसीलिए जब आप भूकंप से रोकने के लिए किसी बिल्डिंग का डिजाइन करेंगे तो वो बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, आपकी तन्य भी होनी चाहिए, ठीक है, उनमें डक्टिलिटी होनी चाहिए, ताकि भूकंपीय बलों के कारण डोलने पर वे कुछ क्षति तो बहन कर लें परंतु अकस्मात ध्वस्त ना हो, एकदम से ना टूटें, ठीक है। संरचनाओं के निर्माण में चिनाई, कंक्रीट व इस्पात अधिक प्रयोग में होते हैं। चिनाई संपीडन में तो बहुत सामर्थ्य रखती है। आपको पता है जो आरसीसी होता है आपका, वो कंप्रेशन में कैसा होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है उसकी, लेकिन शियर में, टेंशन में ये कमज़ोर होते हैं। कंक्रीट चिनाई से काफ़ी अधिक संपीडन सामर्थ्य रखते हैं, परंतु तनन में इसका व्यवहार भी निम्न स्तर का होता है।
चिनाई और कंक्रीट दोनों सामान्य तौर पर भंगुर पदार्थ हैं तथा तनन भारों पर उनकी विफलता अकस्मात होती है। ठीक है, इसीलिए भंगुर का आपको यहाँ पर नॉलेज नहीं लेनी है, आपको केवल डक्टाइल को देखना है। अब आगे देखिए इसके बाद क्या लिखा है। इस्पात जो निर्माण में कंक्रीट पिंड के भीतर लंबी छड़ों के रूप में दबाया जाता है, तनन और संपीड़न दोनों स्थितियों में क्या करता है, वो बहुत अधिक सामर्थ्य रखता है। इस्पात एक तन्य पदार्थ है। इस्पात के अवयव टूटने से पहले बहुत अधिक खिंच जाते हैं, इलोंगेशन आ जाता है इसमें। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप इतना। और कह रहा पर्याप्त चेतावनी भी देते हैं, इसीलिए इस्पात के इस गुण के कारण ही हम कंक्रीट में इस्पात को डालते हैं। समझ पा रहे हैं आप। तो ये इसमें मेन बेसिकली क्या था, डक्टाइल के बारे में था कि डक्टिलिटी होनी चाहिए किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। इस्पात में डक्टिलिटी होगी तो फेल होने से पहले क्या करेगा, वार्निंग देगा, डायरेक्ट नहीं टूटेगा। समझ आ रहा है। अब इसके बाद करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। इसमें क्या लिखा है, जब भी भूकंप आते, क्वेश्चन था स्पेक्ट्रम की अवधारणा। तो इसमें अवधारणा क्या बतानी है आपको कि जब भी भूकंप आते हैं तो उसका एक निश्चित आवर्तकाल होता है। मतलब भूकंप आने का एक निश्चित समय होगा ना, कभी भी आएंगे तो उसका एक आवर्तकाल होगा, कितने टाइम तक भूकंप लगातार आपका बना रहा। तो इसी आवर्तकाल से जमीन इधर उधर हिलती है और उस पर बनी हुई संरचनाएं भी उसकी आवर्तकाल से दोलन करना प्रारंभ कर देती हैं। मतलब अगर जमीन हिलेगी तो स्ट्रक्चर भी लेंगे इसके ऊपर जो रखी हुई हैं, और उसी स्ट्रक्चर में भी क्या बोल रहा है, उस कह रहा है संरचनाएं उसी आवर्तकाल से दोलन करना प्रारंभ कर देती हैं। ऐसा देखा गया है कि जिन इमारतों या संरचनाओं की आकृति का आवर्तकाल भूकंप के आवर्तकाल के लगभग बराबर या फिर बराबर होता है, तो उन संरचनाओं में अनुनाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण बहुत अधिक आयाम के साथ कंपन प्रारंभ हो जाते हैं और इस कारण ऐसी इमारतों में सर्वाधिक क्षति होती है। इस बात को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि भूकंप की तीव्रता यानी रिस्पॉन्स इन इमारतों में सबसे अधिक, तन्य इमारतों में भूकंप का प्रभाव बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायग्राम दे रखे हैं, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर ये डायगोनल में दे रखा है, ये वाला यहाँ पर देख लीजिए आप, ये वाला इस तरह से। यहाँ पर क्या है, ऐसे ऐसे ग्राफ बना हुआ है। बस इनके डायग्राम आप एक बार अच्छे से देख लेंगे, ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, डायग्राम। तो ये था आपका तीसरा चैप्टर। इसमें क्या पूछा, आगे पूछ रखा है इन्होंने क्या, स्पेक्ट्रम की अवधारणा के बारे में, कि भारत की, आप देख लीजिए क्वेश्चन में लिखा, भारत की प्रतिक्रिया ज्ञात करने के लिए, भूकंप की प्रतिक्रिया ज्ञात करने के लिए निम्न के बारे में अध्ययन कीजिए। अब यहाँ पर आपको भूकंप की प्रक्रिया के बारे में पूछा है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वही चीज़ थी। 3 स्पेक्ट्रम है यहाँ पर आपके, कौन कौन से हैं। एक है आपका स्पेक्ट्रम डिस्प्लेसमेंट यानी स्पेक्ट्रम विस्थापन हो गया। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है स्यूडो स्पेशल वेलोसिटी। स्यूडो स्पेशल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको कृत्रिम स्पेक्ट्रम वेलोसिटी है। और तीसरा क्या है, स्यूडो स्पेशल एक्सेलरेशन। तो ये डायग्राम में लिखे हुए हैं SD, PSB और PSA। तो डायग्राम आप ध्यान से देख लीजिए, ये तीनों डायग्राम के बने हुए हैं, कौन कौन से, SD और PSB एंड PSA। ये 3 डायग्राम है, डायग्राम को आप अच्छे से बना के आएंगे तो आपका चैप्टर ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ रहा है दोस्तों। छोटी सी वीडियो थी तीसरे चैप्टर की, मैंने कोशिश की आपको समझाने की। आई होप सो आप एक बार पढ़ेंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। हालांकि मैंने PDF आपको सारे दे रखे हैं, आपने PDF से इनकी तैयारी कर ली होगी। ठीक है, फिर भी आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार मॉर्निंग में जरूर देख के जाना वीडियो को, ताकि थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाए। और पीछे के चैप्टर जरूर पढ़ लेना, PDF मैंने दे दिए चारों चैप्टर की, आपको सेकंड वीडियो में ही प्रोवाइड कर दी थी, तो उन्हें जरूर पढ़ लेना, थोड़ा बहुत पढ़ के जाना, क्योंकि लास्ट के चैप्टर से इसमें क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे 5-5 नंबर के। लास्ट के चैप्टर से जो 4 चैप्टर का PDF है, कौन कौन से, 6, 7, 8, 9, इनमें से आपके 2-3 क्वेश्चन पक्का आएंगे एग्जाम में, जरूर पढ़ के जाना। फिर बोल रहा हूँ आपसे, शुरू के 5 चैप्टर में से आपको मिल जाएंगे 25 से 30 नंबर का, बाकी 4 चैप्टर पीछे के बच्चे उसमें से 20 नंबर का आएगा कम से कम। ठीक है, इस तरह आपको तैयारी कर लेनी है, अभी टाइम है आपके पास, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।